हेलो गाइस। इसके पहले करीब 7 लेक्चर तो थ्योरी ही हुआ इस चैप्टर का, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। उसके बाद 3 जो वीडियोस थे उसमें क्वेश्चन आंसर हमने बनाया। लेवल 1 और लेवल 2 पूरा हो गया था। अब लेवल 3 में आते हैं। काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, समझने में थोड़ा सा टाइम जरूर देना, तभी समझ में आएंगे। और ये आपको हर जगह काम देगा, कब पूरा लाइफ तक काम देगा ये चीज, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। सो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, और बाकी सब प्लेलिस्ट को भी चेक करो, चैनल विजिट करो। चलो शुरू करते हैं। एक्सप्लेन द मेथड बाय विच CCl4। CCl4 को क्या कहते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड कैसा सोल्यूशन है? नॉन पोलर सोल्यूशन है। आगे हम लोग देखेंगे पोलर और नॉन पोलर सोल्यूशन क्या होता है। एक्सप्लेन द मेथड बाय विच CCl4 H2O एंड इथाइल अल्कोहल मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड। तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? सेपरेटिंग फनल का यूज करेंगे। सिंस कार्बन टेट्राक्लोराइड, अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल और H2O ये तो मिलकर मिसिबल लिक्विड बन जाएंगे, ये तो मिल जाएंगे, होमोजेनियस मिक्सचर बनाएंगे। लेकिन CCl4 कभी भी वाटर में पूरी तरह मिलता नहीं है, कभी भी नहीं मिलेगा, इमिसिबल लिक्विड्स हो जाते हैं। तो जब भी सेपरेटिंग फनल में इसको ले जाओगे, ऐसे इसमें सॉल्यूशंस को रखोगे, तो ये देख रहे हो, आपको दिख रहा होगा ये चीज। ये जो नीचे जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा? नीचे कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो ये जो सेपरेटिंग फनल है इसमें सबसे नीचे क्या रहेगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्यों? क्योंकि इसका जो डेंसिटी होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड का 1.59 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, लगभग नॉर्मल टेम्परेचर पे 1.59 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो सिंस ये भारी है, और वाटर का डेंसिटी, और वाटर और इथाइल अल्कोहल का डेंसिटी ये जो भी ऊपर है, ये तो लगभग इनके मिक्सचर का डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के आसपास ही होगा। तो ये, और ऊपर से अथी बना होता है, इस पे सेपरेटिंग फनल देखे हो ना, इसको जब यहाँ तक ये लेयर यहाँ तक आ जाएगा तब हम लोग इसको बंद कर देंगे और इसको अलग कर लेंगे। तो इस तरह से हमको यहाँ कार्बन टेट्राक्लोराइड मिल जाएगा सेपरेटिंग फनल के मेथड से, क्योंकि कार्बन टेट्राक्लोराइड इमिसिबल लिक्विड है। उसके बाद ये जो बचा, इसमें क्या बचा है? वाटर प्लस इथाइल अल्कोहल बचा। इथाइल अल्कोहल को C2H5OH भी लिखते हैं, याद है? C2H5OH भी लिखते हैं। अब सिंस ये मिसिबल लिक्विड यानी पूरी तरह से होमोजेनियस मिक्सचर है, तो लेकिन बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है, तो हम लोग किस मेथड का यूज करेंगे? हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का यूज करेंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड में क्या होता है? जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है वो पहले इवापोरेट हो जाएगा, और उसके वेपर को हम लोग कंडेंस करके उसको अलग मेटल यूटेंसिल में लेंगे, और जो बचा वो हमारा वाटर हो गया। इसको तो हम पहले डिस्कस किए थे। 2 प्रोसेस है। पहले प्रोसेस सेपरेटिंग फनल से हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड को अलग कर लेंगे, और दूसरे प्रोसेस में जो भी बचा हमारा सोल्यूशन, क्या बचा? इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर का मिक्सचर बचा, उसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अलग करेंगे, क्योंकि डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट है दोनों के बीच में, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है, तो उससे हम लोग अलग कर लेंगे। इनफैक्ट पेट्रोलियम जो आता है ना, जिसमें पेट्रोलियम से ही तो पेट्रोल अति होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के माध्यम से, क्योंकि पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट अलग है, केरोसिन का बॉइलिंग पॉइंट अलग है, वैसलीन उसी से निकलता है, पेट्रोलियम से ही, क्रूड ऑयल जो है उसी से ही वैसलीन निकलता है। सो केरोसिन निकलता है, डीजल निकलता है, पेट्रोल निकलता है। तो अलग अलग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आप देखोगे, कभी भी क्रूड ऑयल से निकालना तो वहां भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का ही यूज किया जाता है, क्योंकि हम लोग को पता है कि डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट आ गया, तो चलो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगा दो। सो पहला हमारा क्या? सेपरेटिंग फनल, और दूसरा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज हुआ है। तो इस तरह से हम अलग कर लेंगे तीनों के मिक्सचर को। सिंस ये लेवल 3 का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा डिमांड तो होगा ही इस क्वेश्चन का। अब मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? वाटर इज स्प्रेड इन ऑरेंज ग्रुप्स इन वेरी कोल्ड कंट्रीज ड्यूरिंग विंटर, गिव रीजन। ठंडे देशों में, ठंडे मौसम में ऑरेंज के जो भी बागान होते हैं, ऑरेंजेस पे पानी का छिड़काव करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका पर्पस ये है
कि सिंस बाहर बहुत ठंडा एटमॉस्फेयर है और वो ठंडा एटमॉस्फेयर इतना ठंडा है कि उससे ऑरेंज को नुकसान पहुंच सकता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि पानी का छिड़काव उस ऑरेंज पर करते हैं, उस पानी का छिड़काव ऑरेंज पर करते हैं ताकि जो एक्सेस कोल्ड है उसको वो पानी अपने अंदर ऑब्जर्व कर ले और प्लांट को उतना ठंडा न होने दे, प्लांट के टेम्परेचर को क्या हो नॉर्मल रहने दे। इसमें यही लिखा हुआ है, द पर्पस ऑफ स्प्रेइंग वाटर ऑन ऑरेंज ग्रोव इन कोल्ड कंट्रीज इज टू प्रिवेंट देम फ्रॉम कूलिंग टू द टेम्परेचर ऑफ द फ्रिजिड एयर। This helps to preserve the oranges against damage that could be caused by the cold. एक्सेस कोल्ड को जो वाटर उस ऑरेंज के पेड़ पर डालते हैं तो जो वाटर है वो एक्सेस कोल्ड को ऑब्जर्व कर लेता है, खुद आइस बन जाएगा चाहे कुछ होगा और उसके माध्यम से वो वहां से नीचे गिर जाएगा, जो होना होगा वो ऑब्जर्व कर लेता है और प्लांट को जो हीट चाहिए वो हीट मेंटेन रखने की कोशिश करता है। नहीं तो बाहर का टेम्परेचर इतना ठंडा है कि वो ऑरेंजेस सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ऑरेंजेस के जो भी प्लांट्स हैं। बस इसीलिए इस चैप्टर में अधिकतर बार हम लोग देख रहे हैं कि प्रेशर का यूज हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट टर्म का यूज हो रहा है, टेम्परेचर्स का यूज हुआ है, मेल्टिंग पॉइंट टर्म्स का यूज हो रहा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का यूज हो रहा है, इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है उसका यूज हो रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और प्लीज आप इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप समझ गए, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके लिख भी लेना, तो आपके लिए लिख भी दिया हूं, ले लो यहाँ पर स्क्रीनशॉट इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स। इसको मैंने पहले भी बता चुका हूं लेकिन फिर ही बता देता हूं। मेटल्स में टेम्परेचर जब बढ़ता है तो उसका जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है इसी वो क्या होता है घटता है। बहुत लोग सोचेंगे कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, ये गलत है। टेम्परेचर बढ़ाने पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी घटता है मेटल्स का, यानी T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मेटल्स में ऐसा देखा जाता है अमूमन, जनरली लिखना, क्योंकि एक्सेप्शन तो हो सकता है, कुछ एक्सेप्शन हो मेटल्स में, कादू मेटल्स में एक्सेप्शन हो, लेकिन जनरली यही होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अब थोड़ी रट्टा मारने आए हो, साइंस के स्टूडेंट हो, होता क्या है कि मेटल्स में जो भी एटम्स हैं हीट करने पर इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट होने लगते हैं, एटम्स वाइब्रेट होने लगते हैं, उनमें एनर्जी आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी उनका बढ़ जाता है। तो पहले तो टेम्परेचर नहीं था उतना, नॉर्मल था टेम्परेचर, तो करंट अपना फ्लो कर रहा था आराम से। इलेक्ट्रॉन जिधर फ्लो करते हैं उसके अपोजिट में क्या होता है, करंट फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रॉन अगर इधर फ्लो कर रहे हैं तो करंट इधर फ्लो करेंगे। लेकिन जैसे ही आपने हीट किया तो इस मेटल के अंदर रैंडमनेस आ गया, पार्टिकल रैंडमली मूव कर रहे हैं, ज्यादा नहीं, ज्यादा फ्री भी नहीं, लेकिन पहले की अपेक्षा में इनका मूवमेंट बढ़ गया इन पार्टिकल्स का। इसके चलते क्या हुआ कि अब इलेक्ट्रॉन्स को यहां से यहां, किसी इलेक्ट्रॉन को जाना है यहां से यहां तक है, वायर में कंडक्ट होना है तो बड़ी बाधा लगेगी, क्योंकि हर बार वो टकराते जाएगा, ये जो एटम्स है उससे वो टकराते जाएगा ये इलेक्ट्रॉन, तो क्या जल्दी पहुंच पाएगा करंट, नहीं पहुंच पाएगा ना। इसी कारण से टेम्परेचर बढ़ने पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी घटता है, क्योंकि एटम्स जो है वो रैंडमली मूव कर लेते हैं, एटम के पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, तो जो इलेक्ट्रॉन जो चलते हैं इनके चलने से करंट पैदा होती है, करंट है, तो वो इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे एक छोर से दूसरे ओर और उनकी स्पीड घट जाती है, तो इसलिए करंट की स्पीड घट जाती है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, कम हो जाती है। आप इसको प्लीज समझना, मैंने इसको कर दिया हूं। सो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। बहुत लोग क्या करेंगे कि टेम्परेचर बढ़ने पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी बढ़ती है, ऐसा मार के आ जाएंगे, ये गलत है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मेटलॉइड्स के साथ क्या होता है, क्या मेटलॉइड्स में टेम्परेचर बढ़ाने पर उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे क्या असर पड़ता है, बढ़ता है, घटता है या सेम रहता है या कह नहीं सकते। इन चारों में से मुझे बताना क्या होगा। आगे बढ़ते हैं। रीडिस्टिलेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, HNO3 इज कैरिड आउट इन ए फेरिसिलिकॉन, फेरिसिलिकॉन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, FeSi, फेरिसिलिकॉन वेसल, बट नॉट इन ए आयरन वेसल। नाइट्रिक एसिड का जो रीडिस्टिलेशन होता है वो फेरिसिलिकॉन के बर्तन में होता है, ना कि आयरन के बर्तन में। पता है क्यों, क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नाइट्रिक एसिड HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, दूसरे कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज करते हैं।
तो अगर नाइट्रिक एसिड का रीडिस्टिलेशन आयरन वेसल में होने लगे तो ये खुद आयरन को ऑक्सीडाइज कर देगा, और आयरन को ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा, Fe2O3 बना देगा, आयरन ऑक्साइड बना देगा। तो जब ये हो जाएगा तो फिर रीडिस्टिलेशन तो प्रोसेस हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि खुद नाइट्रिक एसिड रिएक्ट कर गया अपने वेसल में। इसीलिए हम लोग कभी भी रीडिस्टिलेशन होता है नाइट्रिक एसिड का तो अधिकतर बार हम लोग क्या यूज करते हैं, फेरिसिलिकॉन FeSi, क्योंकि इससे वो रिएक्ट नहीं होता है, बहुत कम, ना के बराबर रिएक्ट होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आ रही बात है, जब हम लोग फेरिक ऑक्साइड है, किधर गया, फेरिक ऑक्साइड, ये क्या है, फेरिक ऑक्साइड बनता है, इसको क्या कहते हैं, फेरिक ऑक्साइड। अगर नाइट्रिक एसिड का रीडिस्टिलेशन आयरन के वेसल में होने लगे तो वो नाइट्रिक एसिड आयरन को ऑक्सीडाइज करके उसको क्या बना देगा, फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड किसे, Fe2O3 बना देगा। और अगर फेरिसिलिकॉन के अति में रखें, वेसल में रखें, तो कोई दिक्कत नहीं है, रिएक्शन नहीं करेगा, तो आराम से हम लोग रीडिस्टिलेशन का प्रोसेस कर पाएंगे। बस यही कारण था। आगे बढ़ते हैं। व्हेन ए परफ्यूम इज poured in on a palm, a cooling sensation is perceived. Name and explain the phenomena associated with it. होता क्या है कि जब भी परफ्यूम को आप अपने हाथ पर लोगे तो तुरंत आपको ठंडा महसूस होता है हाथ पर। परफ्यूम एक बहुत ही वोलाटाइल लिक्विड है। वोलाटाइल किसे कहते हैं, जो थोड़ा सा हीट पाने पर इवापोरेट हो जाते हैं, जिनके मोलिकुलर, ऐसे सब्सटेंस जिनके मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी वीक हो, तभी तो थोड़ा सा भी हीट मिलने पर वे लोग बिल्कुल अलग हो जाते हैं, उनके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हो जाते हैं, पूरे अलग तो कभी नहीं होंगे, बहुत दूर दूर हो जाते हैं। तो परफ्यूम कैसा सब्सटेंस है, वोलेटाइल पार्टिकल है। तो थोड़ा सा भी हीट मिलने पर जब आप परफ्यूम को अपने हाथ पर लेते हो तो हाथ का जो हीट है उसको लेकर वो परफ्यूम इवापोरेट हो जाता है। सिंस यहाँ से हीट लेके चला गया तो यहाँ क्या बचा, ठंडी बचा। ठंडा और कुछ नहीं, हीट की कमी है, और हीट कुछ और कुछ नहीं, ठंडे की कमी है। कैसे, प्रकाश और कुछ नहीं, अंधकार की कमी है, और अंधकार कुछ नहीं, प्रकाश की ही कमी है। उसी तरह से वोलाटाइल हीट, वोलाटाइल कंपाउंड है परफ्यूम। थोड़ा सा भी हीट बनने पर क्या बन जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा और वेपर स्टेट में चला जाएगा, और हाथ के हीट को ऑब्जर्व कर लेगा। तो जब हीट ऑब्जर्व कर लिया तो हाथ कैसा रहेगा, कोल्ड फील करेगा। हीट तो आपने खींच ही लिया तो बचा क्या, कोल्ड बचा। सो हाथ ठंडा लगता है। सो ये किस कारण से होता है, इवापोरेशन। कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व है, इवापोरेशन। घड़े में तो कुछ ऐसा ही होता है, घड़े के छिद्र से जो पानी निकलते हैं वो इवापोरेट हो जाते हैं। तो इस तरह से सारे गर्मी को जो पानी इवापोरेट होने वाले हैं वो घड़े के सारे गर्मी को लेकर इवापोरेट हो जाता है। तो बचा क्या, घड़ा ठंडा बचा। गर्मी खत्म हुआ तो ठंडा ही बचेगा ना। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। घड़ा में आखिर पानी ठंडा क्यों रहता है, इसका एग्जाम्पल है। क्योंकि जो छोटे छोटे सरफेस से जो पानी बाहर आते रहते हैं, छोटे छोटे छिद्रों से, वे खुद इवापोरेट हो जाते हैं। और सिंस वे इवापोरेट हो जाते हैं तो वो पूरे जो आपके आसपास के सराउंडिंग है उनको ठंडा बनाए रखता है। इसलिए घड़ा का पानी ठंडा रहता है इवापोरेशन के कारण। वो प्रोसेस क्या है, नेम एंड एक्सप्लेन द फिनोमेना एसोसिएटेड इन इट। तो इवापोरेशन है प्रोसेस, और फिर मैंने बता दिया हीट को ऑब्जर्व, हीट को क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है, इसलिए ठंडा महसूस होता है हम लोग के हाथ पर जब भी हम परफ्यूम उस पर डालते हैं। अब आगे क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन यूजिंग ए ब्राइन सोल्यूशन टू रिमूव द आइस पील ऑन रोड्स इन कोल्ड रीजन्स। ठंडे देशों में बर्फबारी होती है, अधिकतर बर्फबारी होती है, और वहां का तापमान अधिकतर बार जब बर्फबारी होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे ही रहता है। अब बर्फबारी हुई तो सड़कों पर बर्फ आ गई। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान रहता है तो क्या बर्फ पिघलेगा, नहीं पिघलेगा। तो क्या बर्फ को ऐसे ही छोड़ दें, फिर गाड़ी कैसे चलेगी, ट्रैफिक कैसे आगे बढ़ेगी, फिर दिक्कत हो जाएगा ना। तो इसके लिए क्या करते हैं अब, और फिर कितना बर्फ को हटाएं, लंबी चौड़ी सड़क है, बर्फ को कितना हटाएं, तो क्या करते हैं हम लोग, बर्फ में ब्राइन सोल्यूशन मिलाते हैं। ब्राइन किसको कहते हैं,
कंसंट्रेटेड एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl, इसके बारे में तो बात ही की थी। NaCl कंसंट्रेटेड NaCl एक्वस को ही ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। जब इसको हम लोग बर्फ में मिलाते हैं तो सिंस मैंने कहा था ना कि कोई भी इम्प्योरिटी मिलाते हैं लिक्विड सॉलिड में तो अमूमन क्या होता है, जनरली मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, घट जाता है और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो सिंस हमने ब्राइन सॉल्यूशन मिला दिया है बर्फ पर तो उसका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, घट जाएगा। क्यों? क्योंकि अब हमने सॉल्ट में अब आइस में हमने सॉल्ट मिला दिया, यानी ब्राइन सॉल्यूशन मिला दिया, और हमें तो पता नहीं था। और वैज्ञानिक लोग तो केवल उसी बात को मानते हैं जो समझ पा रहे हैं। तो मैंने कहा कि मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करने के लिए, तो मान लो पहले आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलता है तो अब -5 डिग्री पर पिघलेगा या -10 डिग्री पिघलेगा। डिपेंड करता है कितने प्रोपोर्शन में आपने ब्राइन सॉल्यूशन को मिलाया और कितना आपने सॉल्वेंट लिया है। अब सिंस ठंडे प्रदेशों में अधिकतर का टेम्परेचर 0 डिग्री से कम ही रहता है, यानी -5 -10, तो ऐसे समय में ये बहुत काम का है ब्राइन सॉल्यूशन, क्योंकि इसको आप बुक में अथी कर लोगे तो ठंडे में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। कहने का मतलब है कि ब्राइन सॉल्यूशन इज यूज्ड बिकॉज दिस डिक्रीजेज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आइस, थस आइस मेल्ट्स बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड रिमूव्ड। तो बाहर कितना भी ठंडा रहे, -5 -10 और -4 -5, तो भी हम लोग उस बर्फ को पिघला सकते हैं, उसके मेल्टिंग पॉइंट को कम कर दिया, क्या डालकर, ब्राइन सॉल्यूशन डालकर। तो यही बहुत भारी इसका यूज है और इसका कई जगह आप यूज देखोगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। गिव द वर्किंग प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में क्या प्रिंसिपल इन्वॉल्व है? तो होता क्या है कि किसी फिल्टर पेपर को, जब वो डाई लगा हुआ फिल्टर पेपर है तो जो इंक सबसे नीचे था वो सबसे ऊपर चल जाता है। तो गिव द वर्किंग प्रिंसिपल इन्वॉल्विंग क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में एक पेपर लीजिए और पेपर में आप बहुत सारे डाई को रखिए। अब यहां से कलर, मान लो ये वाटर सरफेस है, यहां ऐसे, तो सबसे ऊपर मान लो ये है, सबसे ऊपर 1 2 3 4 5, तो सबसे ऊपर कौन सा कलर गया? 1 कलर गया। ये क्या है? ये तुम्हारा पेपर है। इसको क्या कह सकते हो, नॉर्मल पेपर तो नहीं है, ये उस तरह का सॉफ्ट पेपर है। सबसे ऊपर 1 का कलर आया, 1 कुछ कलर का होगा। इसका मतलब जो एलिमेंट उस कंपाउंड के अंदर सबसे ज्यादा घुलनशील होगा, वाटर में सोल्यूबल होगा, उसको यहाँ पर, तो 1 क्या है? सबसे ज्यादा सोल्यूबल है वाटर में, तभी तो सबसे ऊपर आया। वाटर चढ़ने लगा, वाटर अपराइज करने लगा, तो उसके साथ वो क्लासेस आए जिनको वो लाइक करता है, यानी कि 1 है, 1 सबसे ज्यादा सोल्यूबल है, 2 है सबसे कम सोल्यूबल, सबसे कम है, 3 सबसे कम, ऐसे करते करते 4 का जो सोल्यूशन है वो सबसे कम है। तो इसीलिए हम लोग गिव द प्रिंसिपल, यही होता है प्रिंसिपल वर्किंग ऑफ क्रोमेटोग्राफी। बाहर से कोई आप रिसर्च में इसका यूज होता है। आप पेपर, मैंने कहा पेपर, उसको थोड़ा सा वाटर को टच करना है, एक्टिविटी भी दिया हुआ है आपके बुक में। तो मैंने कहा था कि जो उस कंपोनेंट का, जो उस मिक्सचर के कंपोनेंट का या होमोजेनियस जो भी कहो, अगर मिक्सचर का कंपोनेंट अगर वाटर में अलग अलग क्वांटिटी में सोल्यूबल है, सबसे ज्यादा सोल्यूबल जो है वो आपको मैथ्स का पढ़ाई करता है, जो सबसे ज्यादा सोल्यूबल है वो सबसे ऊपर चला जाएगा, जो सबसे कम सोल्यूबल है वो सबसे नीचे आ जाएगा। तो ये रहा वर्किंग प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन क्रोमेटोग्राफी। इसका रिसर्च लैब में, बायोमेडिकल, बायोकेमिस्ट्री, ये सब में यूज है। और आगे कुछ और क्वेश्चंस बन गए, इनको हम लोग देखेंगे तुरंत, बस इतना ही क्वेश्चंस बचे हुए हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे अहेड।